हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्बर का एपिसोड नंबर 88। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप पहले उसे देख लो, क्योंकि चीजें अभी काफी इंटरकनेक्टेड चल रही हैं। और हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप, जब यूजुआन जियान को बताते हैं कि ज्वालिंग इंपीरियल पॉन्ड की मिस्टीरियस इफेक्ट उस मीटेरॉइड की वजह से थे जो कि स्पेस में से आया होता है। ये सुन के जियान का दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया था। वो बताते हैं कि अगर जियान उसे इंपीरियल पॉन्ड के कोर में जाना चाहता है, यानी कि उस मीटियोर के पास, तो उसे शंख का इस्तेमाल करना होगा, जैसे यूजुआन ने जियान को दिया था अपनी बेटी को पहचानने के लिए। दोनों के बीच में कुछ देर और बातें होती हैं। दूसरी तरफ म्यूफंग, म्यूइंग और ज्वालिंग फैमिली के वो दोनों भाई बहन अपने अपने गार्डियन को हरा के बाहर आ चुके होते हैं। वो परला और लंबा शाओशो तुरंत ही अपनी टोकन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे जाग गया था वो सिल्वर ड्रैगन। फिर उसके ऊपर एक मिस्टीरियस पाउडर का इस्तेमाल करके वो सिल्वर ड्रैगन को म्यूइंग और म्यूफंग के ऊपर हमला करवा देता है। फाइनली हमें दिखी थी म्यूइंग की असली पावर। इस बैटल को छुप के जियान भी देख रहा था। वो रियलाइज करता है कि म्यूइंग का फ्लेम के ऊपर कंट्रोल उससे भी अच्छा है। फिर सही मौका मिलने पे जैसे जियान अपना 9 पैटर्न वाला गोल्डफिश टोकन एक्टिवेट करता है, वो सिल्वर ड्रैगन उसके कंट्रोल में आ गया था। और फाइनली उन दोनों भाई बहनों को उसी कड़वी दवा का स्वाद चखना पड़ता है, जिसका इस्तेमाल वो जियान की टोली के खिलाफ कर रहे थे। जब सिल्वर ड्रैगन इन दोनों की बैंड बजा रहा होता है, जियान म्यूइंग और म्यूफंग को लेके ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट में एंटर कर जाता है। लेकिन क्योंकि वो वॉइस ऑफ सी कॉन्ग सिर्फ जियान के पास था, इस वजह से ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट के सेकंड फ्लोर पे एंटर कर पाए थे जियान। म्यूफंग और म्यूइंग उससे दूर चले जाते हैं। बेसिकली वो इंपीरियल पॉइंट की फर्स्ट लेयर में रह गए थे। इधर जियान होता है एक आइलैंड के ऊपर, जिसे चारों तरफ से एक समुद्र ने ढक रखा होता है। वेल, कहने को ये पॉन्ड यानी कि तालाब था, लेकिन ये लग रहा था समुद्र जैसा। जब जियान इस आइलैंड से दूर जाने की कोशिश करता है, एक पावरफुल फोर्स उसे वापस भेज देती है, यानी कि वो फंस चुका होता है इस आइलैंड के अंदर। अब आगे वो क्या करेगा, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। सबसे पहले हम देखते हैं जियान को, जो कि उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है, मास्टर ये जगह बहुत ही अजीब है। अभी गोल्डन ड्रैगन अपने सोल अवतार में जियान के कंधे के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद दोनों को अपने सामने एक चौड़ी सी जगह दिखाई देती है। इस समय गोल्डन ड्रैगन की आंखें किसी चीज को देख के नैरो हो गई थी। वो कहते हैं, तुम्हें ये क्या लग रहा है? जब जियान गोल्डन ड्रैगन की नजरों को फॉलो करता है तो वो तुरंत ही पहचान जाता है कि क्या चीज है। जियान कहते हैं, वुडन ड्रैगन बियर्ड, वो यूटोंग। इंस्टिंक्टिवली ये नाम उसके दिमाग में आ गया था। एक हाई लेवल कैल्कुमिस्ट होने की वजह से आखिर वो इस चीज को कैसे भूल सकता था। गोल्डन ड्रैगन एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ बोलते हैं, ये जगह अलग अलग जड़ी बूटियों से भरी हुई है, इसे किसी खजाने से कम नहीं कहा जा सकता। एक बार एरिया को स्कैन करने के बाद गोल्डन ड्रैगन जियान की तरफ नॉड करते हैं। ये देख के जियान बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ने लगा था। वो पत्थर जिसपे फॉरवर्डन एरिया लिखा होता है, जियान उस जगह से काफी अंदर चला आया था। यहाँ पे सफेद से धुएं की वजह से विजिबिलिटी काफी लो होती है। थोड़ी और देर तक आगे बढ़ने की वजह नोटिस करता है कि वो रास्ता जो कि कई 100 मीटर चौड़ा होता है, अब वो एकदम गायब हो गया है। उसके सामने एक बड़ा सा फील्ड यानी कि खेत आता है, और इस जमीन के बीचे बीच में एक जड़ी बूटियों का छोटा सा पैच था। इस चीज को देख के जियान की आंखें एकदम चमकने लगती हैं। वो कहते हैं, हमारे हाथों सोना लग गया। कुछ जेड बॉटल्स और अपने फावड़े को बाहर निकाल के वो एक जड़ी बूटी को ध्यान से निकाल के उन जेड बॉक्सेस में रखने लगता है। गोल्डन ड्रैगन जो कि जियान की जगह पे अलर्ट थे, उस चारों तरफ देखने के बाद बोलते, यहाँ पे कुछ अजीब है। भले ही उनकी अभी की स्ट्रेंथ हाफ इमोर्टल लेवल तक रिकवर हो चुकी हो, वो तब भी इस आइलैंड के असली नेचर को पहचान नहीं पाते। लेकिन एक चीज तो साफ होती है, वो मीटेरॉइड जिसके बारे में यूजुआन ने बताया था वो यहीं पे है, बस कोई चीज उसे दिखने से रोक रही है। गोल्डन ड्रैगन जियान को सुझाव देते हैं, जो इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करो, यहाँ पे हमें लंबे समय तक नहीं रुकना है। जियान भी जानता था कि किसी भी जगह पे लंबे समय तक रुकने से कोई भी खतरा उसके करीब आ सकता है। इस वजह से तुरंत ही अपने जेड शवल को लेके जड़ी बूटियों को जल्दी से निकालने लगता है। एज एल्केमिस्ट उसके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर होती हैं। जियान भले इन जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट कर रहा हो, लेकिन वो इनकी जड़ों को वहीं पे छोड़ देता था, जैसे कुछ समय के बाद वो फिर से ग्रो हो सके। अब तक तो चीजें सही चल रही थी, लेकिन आगे जो होता है उसकी वजह से जियान एकदम स्टंट हो गया था। वो जैसे जड़ी बूटी को ऊपर उठाता है, वो तुरंत ही मिट्टी में बदल जाती है। जियान शॉक्ड आवाज में कहता है, क्या? एक बार फिर से ट्राई करने के लिए जियान फिर से एक और मेडिसिन प्लांट को अपने हाथ में लेता है, लेकिन वो तुरंत ही पाउडर में बदल गया था। फाइनली जियान रुक के इस मेडिसिन को ध्यान से देखने लगा था। वो कहता है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अनयूजुअल है। माना ऐसा एक्सीडेंटली एक बार हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसा होने का मतलब तो ये कह के जियान बस अपने सिर को हिलाता है। जियान के चेहरे पे अनीस को देख के गोल्डन ड्रैगन कहते हैं, लगता है हम उस कोर के करीब पहुंच चुके हैं, अब आगे
आगे बहुत ही ध्यान से बढ़ना होगा। उसने जिन पौधों को जेड बॉक्सेस में रखा था वो भी धूल बन गए होते हैं। न चाहते हुए भी जान को अपने औजारों को वापस से स्टोरिंग में रखना पड़ता है। इस जगह पे मौजूद प्लांट्स काफी फूलते फलते दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई ऊर्जा मौजूद नहीं होती। जियान के दिमाग में सबसे कंफ्यूजिंग बात ये थी कि ये सभी पेड़ पौधे तो ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो फिर इनकी एनर्जी जा कहाँ पे रही है। वो जस्ट खड़े होकर मुड़ने वाला था तभी उसका ध्यान जाता है उस जगह पे जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट पाउडर मिल रहा था। उस जगह पे तो चमकती हुई चीजें मौजूद होती हैं। उन छोटे छोटे लाइट स्पॉट्स को देख के गोल्डन डैकिंग की आंखें भी क्यूरियोसिटी से भर जाती हैं। वो कहते हैं ये क्या चीज है। इस हल्के से फ्लिकर कर रहे ग्लो को जानवर भी करीब से देखने की कोशिश करता है। वो कहते हैं इन लाइट्स के पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन इस आइलैंड के अंदर ऐसी स्ट्रेंज फोर्स मौजूद है जो इन रोशनियों को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। गोल्डन डैकिंग कहते हैं चलो आगे बढ़ा जाए। एक बार फिर से अपनी मिल्की वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करके अपने आप को जियान रेडी कर लेता है। उसके हाथ में आ गई थी एंशिएंट फायर ऑफ इटर्नल रूलर, यानी कि अपनी हैवी जोन रूलर। आफ्टर ऑल इस जगह की चीजें इतनी ज्यादा अजीब है कि जियान को किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे जैसे दोनों लोग फॉरवर्डन एरिया के कोर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जियान नोटिस करता है कि उसके आसपास की हरियाली गायब होती जा रही है। उसके आसपास की जगह एकदम बंजर थी, ऐसा लगता है इस जगह की जान खींच ली गई हो। दूसरी तरफ ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट के बाहर डापेंग और शाओशो सिल्वर ड्रैगन से खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे। उस फॉर्मेशन वाली जगह पे सिल्वर ड्रैगन की वो तेज रोर्स की आवाज लगातार गूंजती है। इस सिल्वर ड्रैगन का ऑरा अभी 7 स्टार दूधी लेवल पे पहुंच चुका होता है। वो छोटी गोल मटोल सी लड़की डापेंग अभी काफी घायल हो चुकी थी। जगह जगह पे उसके घाव दिखाई देते हैं। वो अपने भाई शाओशो से बोलती है ब्रदर हमें सिल्वर ड्रैगन को लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे। शाओशो की आंखें भी डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। वो दांती मीस के बोलते हैं हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, अगर हम इस समय गिव अप कर देते हैं तो फिर हमारी जान बचने नहीं वाली है। ये बैटल कुछ और समय तक आगे बढ़ी थी। दोनों भाई बहन बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते। शाओशो कहता है डैम इट, हमारी बैटल जितनी लंबी खींचती जाएगी लगता है बीस्ट भी उतना ही पावरफुल होता जाएगा। सिल्वर ड्रैगन के राइज होते हुए ऑरे को सेंस करके अभी शाओशो का एक्सप्रेशन अगली हो चुका था। वो कहता है ये बहुत ही अजीब जगह है, यहाँ ना मैं अपनी दिल्ली को रिकवर कर पा रहा हूँ और न ही मैं अपनी दो दी बॉडी को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। अगर शाओशो और उसकी बहन दापेंग पहले से इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते अभी तक इन दोनों के पर अच्छे उड़ चुके होते। तभी ड्रैगन की मुंह से एक और तेज रोर की आवाज बाहर आती है और उसकी बॉडी में से एक चिल्ली और रिलीज हुआ था। दापेंग कहती लगता है वीस्ट अपनी पूरी कोशिश करने वाला है। इस सब को शाओशो भी सेंस करता है। वो तुरंत अपनी बहन को ढकेलती है, बोलते तुम जाओ यहाँ से, हम दोनों को अलग अलग भागना होगा, इसे फाइट करना भी पॉसिबल नहीं है। वो डापेंग तो साइड से हट गई थी, लेकिन शाओशो को इतना समय नहीं मिलता। हवा को चीरते हुए सिल्वर ड्रैगन के दांत उसके शरीर के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं। बट इसी मोमेंट में इस फॉर्मेशन के ऊपर का स्पेस क्रैक होने लगता है। इन क्रैक्स में से एक फिगर बाहर आता है जिसने क्लोक पहन रखी थी। बेसिकली क्लोक या दोपेंग एक ही चीज है। ये वही हुडी वाला कपड़ा होता है जो पूरे शरीर को ढकता है। इस फिगर ने अपने चेहरे को अच्छे से ढक रखा होता है। इस बंदे के अपीयर होते ही इस जगह के स्पेस का फैब्रिक एकदम झंझनाने लगा था। हम उस फिगर को हवा में अपने हाथ को स्लाइड करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं जाओ यहाँ से। तुरंत ही सामने एक बहुत ही बड़ा स्पेशल क्रैक अपीयर होता है और एक अजीब सी पावर धीरे धीरे करके सिल्वर ड्रैगन को उसकी तरफ पुश करने लगती है। वो सिल्वर ड्रैगन अपने जबड़े को खोल के सिल्वर बीम का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो एनर्जी बीम बाउंस बैक हो जाती है। सिल्वरी ड्रैगन चाहे कितनी कोशिश कर रहा हो वो डार्क फिगर बिल्कुल नहीं मान रहा था। हम नोटिस करते हैं कि उसकी ब्लैक दुकी में एक फ्लेम का हिस्सा ही मौजूद है। ड्रैगन के सामने खड़ा है फिगर चाहे कितना ही पावरफुल हो, लेकिन सिल्वर ड्रैगन अपनी ब्लड लाइन की वजह से अपने सिर को झुकाने के लिए तैयार नहीं होता और जिस तरीके से उसे ह्यूमिलेट यानी कि बेइज्जत किया जा रहा है उसकी आंखें और भी लाल और उसके रोर्स और भी तेज हो जाते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में सिल्वरी ड्रैगन की सिल्वरी एनर्जी और भी इंटेंस हो गई थी। एक एक करके उसकी बॉडी पे वो 9 बटन्स ग्लो होने लगते हैं। ऐसे सीन को देख के वो क्लोड फिगर बोलता है जिद्दी। तुरंत ही उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा के क्लेंच कर दिया था। क्रैकलिंग बैंग बैंग की आवाज के साथ सिल्वर ड्रैगन के चारों तरफ एक फ्लेम एक्सप्लोड हो जाती है। फिर एक और तेज बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग फ्लेम वेव फैली थी। जहाँ जहाँ से रेपल गुजरती है स्पेस टूटता जाता है। जब वो एक्सप्लोजन क्लियर हुआ था आसमान में हमें सिल्वर ड्रैगन दिखाई नहीं देता। अभी वो पड़ा होता है जमीन पे। उसकी आंखें जो कि कुछ समय पहले तक किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी अब वो एकदम डल हो चुकी होती हैं। वो 1 से 9 पैटर्न वाली गोल्ड फिश चुपचाप से ड्रैगन के चक्कर काट रही होती हैं। नीचे पड़े हारे हुए सिल्वर ड्रैगन को देख के वो फिगर एक डिस्टेंस से भरी आवाज में कहता है लगता है तुम काफी जल्दी भागते हो। ये फिगर जिसने 7 स्टार 2 एम्पर लेवल के ड्रैगन को बड़ी आसानी से हरा दिया था लगता है शाओशो से पहचान गया था। वो तुरंत ही दोनों घुटने टेक के बोलता है माय लॉर्ड। ड्रैगन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म को देखते हुए फिगर बोलता है खड़े हो जाओ। शाओशो एक हल्की सी आवाज में कहता है माय लॉर्ड, ज़ॉर्लिंग इंपीरियल पॉन्ड में बर्निंग इंसेंस पवेलियन के 3 डिसाइपल्स प्रवेश कर चुके हैं। लगता है इस खबर को सुनने के लिए वो फिगर तैयार नहीं था। उसकी आंखें तुरंत ही किलिंग इंटेंट से भर जाती हैं। शाओशो को एहसास भी नहीं होता, उसकी रिफ्स में जाकर टकराती है एक तेज लात। इस किक से शाओशो दूर उड़ा चला जाता है। डापेंग जो कि दूर जा चुकी होती है, ऐसे सीन को देख के उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो एक पैनिक की आवाज में कहती है ब्रदर। दूसरी तरफ शाओशो, जिसकी हड्डियों में से क्रैक की आवाजें आ रही होती हैं, वो जानता था कि उसकी लाइफ अभी इस व्यक्ति के हाथों में। वो फिर से घुटने टेक के बोलता है माय लॉर्ड। वो फिगर कहता है यहाँ से चले जाओ। जैसे उसने अपने हाथ को वेव किया था, इस 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन के बगल में एक स्पेशल पैसेज अपीयर होता है। शाओशो और डापेंग बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते, दोनों बाव करके उस स्पेशल टनल में एंटर कर जाते हैं। लेकिन शायद उस फिगर ने नोटिस नहीं कर पाया था। उस स्पेशल पोर्टल में गायब होने से पहले शाओशो एक हल्की सी आवाज में कहता है एक दिन सोलोमन सेक्ट का 7वां सेक्ट मास्टर मेरे सामने घुटने टेकेगा। सीन शिफ्ट होता है इस फिगर की तरफ। हम उसे वहीं पे क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठते हुए देखते हैं। हवा में बैठा हुआ फिगर कहता है लगता है किंग ज़ॉर्लिंग का दिमाग खराब हो गया है। वो इन मामूली से कीड़े मकोड़ों को ज्यादा सीरियसली ले रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार जब बर्निंग एसेंस पवेलियन अपने कीमती 3 डिसाइपल्स को खोएगा, तब मैं भी देखना चाहूंगा कि वो ज़ॉर्लिंग रॉयल फैमिली के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं। ये कह के वो फिगर हम्प करता है। वो कहता है भले मैं ज़ॉर्लिंग इंपीरियल पॉन्ड में एंटर न कर सकूं, लेकिन मैं उनका यहाँ पे इंतजार कर सकता हूँ। आखिरकार उन तीनों चूहों को अपने बिल से बाहर निकलना ही पड़ेगा और तब मैं उन तीनों को खत्म कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस फॉर्मेशन वाली जगह पे पूरी तरीके से शांति फैल जाती है। सीन शिफ्ट हुआ था वापस इस फॉरवर्डन जोन का, जहाँ पे जियान फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ा रहा होता है। हर एक स्टेप के साथ ऐसा लगता है स्पेस एक्सपेंड हो रहा है। जियान अपने चारों तरफ फैले सफेद धुएं को काफी तेजी से पतला होता हुआ महसूस कर पा रहा था, लेकिन इसके साथ उसे महसूस हो रहा होता है एक ओमनस ऑरा जो कि हर दिशा में फैला हुआ है। कुछ पलों के बाद जियान खांसने लगता है। ऐसा लगता है मिस्टीरियस फोर्स उसकी सोल के ऊपर भी दबाव डाल रही है। उसने ऐसा प्रेशर कभी पहले फील नहीं किया था। जियान कहता है ये प्रेशर लगता है यहाँ पे कुछ पावरफुल छिपा हुआ है। इससे पहले जियान की बॉडी उसे कंट्रोल नहीं होती, एक गोल्डन लाइट उसे पूरी तरह से एनवेलप कर लेती है और साथ में गायब हो जाता है वो अजीब सा प्रेशर। इस गोल्डन पावर को जियान तुरंत ही पहचान लेता है। आखिरकार दूधी कॉन्टिनेंट में आने के बाद ये ऑरा उसके हमेशा साथ रहा है। गोल्डन डैकिंग जियान से कहते हैं तुम ज्यादा चिंता मत करो, ये बस एक छोटी सी ट्रिक है। गोल्डन डैकिंग की आवाज में इतना कॉन्फिडेंस देख के जियान भी बिना हिचकिचाए आगे बढ़ने लगता है। भले ही जिल्लोंग अभी सोल फॉर्म में हो, लेकिन उनको इतना लंबा तजुर्बा उन्हें बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने में हेल्प करता है। फॉरबिडन एरिया की गहराइयों में बढ़ते हुए जियान अपने चारों तरफ के पानी के बहाव को ध्यान से नोटिस कर रहा होता है। वो कहता है 7 नदियां, इनका अरेंजमेंट काफी अजीब तरीके से कॉम्प्लेक्स है। ये सुन के गोल्डन डैकिंग को सोचने की बात बोलते हैं क्या ये बिग डिपर फॉर्मेशन है। उन जल की धाराओं को जियान दोबारा ध्यान से देखता है। वो कहता है बिग डिपर फॉर्मेशन। दूर से देखने पे काफी क्योटिक यानी कि बिखरी हुई लगती है, लेकिन जैसे जैसे जियान अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था, वो इनके बीच में कनेक्शन बना पाता है और इन सातों के बीच में जियान को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रहा होता है। वो कहते हैं कि एंशिएंट बिग डिपर फॉर्मेशन है। जिल्लोंग बोलते हैं हाँ, ये फॉर्मेशन एंशिएंट टाइम में भी बहुत रेयर थी। इसकी मौजूदगी का मतलब ये है कि यहाँ पे एक रेयर ट्रेजर मौजूद है। लेकिन जियान तुम्हें याद रखना चाहिए कि अगर किसी के पास इस फॉर्मेशन की सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है, तो उसे लालच के बदले अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। इस बिग डिपर फॉर्मेशन की पावर के सामने एक 8 सा दूधी पावर हाउस बिल्कुल केयरलेस नहीं होना चाहेगा। थोड़ी देर और चलने के बाद जियान के सामने 7 रोशनी से बने खंबे खड़े होते हैं। ये 7 लाइट बीम्स उस बिग डिपर फॉर्मेशन को बना रहे थे। इनके निचले हिस्से से पतली सी धार जुड़ी होती है, जिसे नॉर्मली देखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जियान जिसकी सोल पावर मॉर्टल स्टेट में पहुंच चुकी है, वह अच्छे से सेंस कर पाता है। उसे मालूम पड़ता है कि 7 धाराएं कुछ समय पहले की 7 रिवर से बिल्कुल अलग है। इनमें एक अलग ही प्योरिटी महसूस होती है। इस कॉन्सेंट्रेटेड पावर का मतलब है कि वो प्रेशियस ट्रेजर काफी करीब है। गोल्डन ड्रैगन किंग के चेहरे के काम और फोकस्ड एक्सप्रेशन को देख के जियान समझ जाता है कि जो भी चीज इस फॉरबिडन जोन के कोर में मौजूद है, वो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि गोल्डन डैकिंग जैसे एक्सपर्ट के लिए भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगी। गोल्डन डैकिंग कहते हैं मैंने इस बिग डिपर फॉर्मेशन के बारे में बस पढ़ा ही होता है, लेकिन मेरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। ये सुन के जियान परेशान होने वाला था, तभी जिल्लोंग कहते हैं लेकिन फिर वो नीचे झुके इस फॉर्मेशन को ध्यान से स्टडी करने लगे थे। वो कहते हैं मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं है। बिना हेजिटेशन के अपने हाथों के इशारे से उन 7 लाइट बीम्स में से एक को एक दूसरी लाइट बीम के जगह पर प्लेस कर देते हैं। तुरंत ही चारों तरफ की जमीन एकदम कांपने लगती है। ये रंबलिंग साउंड लास्ट करता है बस 1 सेकंड तक और उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा अपीयर होता है। इस डोर के अंदर एकदम डार्कनेस फैली हुई थी और ऐसा
लगता है ये नीचे लेके जाती है। जियान एक चिंता से भरे एक्सप्रेशन के साथ गोल्डन डेकिंग की तरफ देखता है। जिनलोंग कहते हैं रिलैक्स, भले ही मैंने इस बिग डिपर फॉर्मेशन को बस एक ही बार पढ़ा हो, लेकिन मैंने तोशिको से एक बार सेट करते हुए देखा है, इस वजह से ये चीज मुझे अच्छे से याद है। ये सुन के जियान ने गहरी सांस भरी थी। वो अपने भरोसे को लगाता है अपने मास्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर। जियान कहता है आई होप मास्टर आप मुझे किसी ट्रैप में नहीं फंसा रहे होगे। जिनलोंग बस एक स्माइल के साथ उन लाइट बीम से फिर से खेलने लगते हैं। वो एक एक करके इनकी जगहों को शिफ्ट कर रहे थे और लगता है ऐसा करने की वजह से उनकी चारों तरफ का स्पेस एकदम ट्रेम्बल होने लगता है। जिनलोंग के फॉर्मेशन में एक बदलाव करने की वजह से स्पेस में से खतरनाक हीट वेव बाहर आती है। तुरंत इस एरिया का टेम्परेचर हाई हो जाता है। फिर फॉर्मेशन में एक और बदलाव की वजह से चारों तरफ वैसी फ्रेग्रेंस फैली थी जो कि चेचो को लुभाने के लिए काफी है। जियान इसका पूरा विरोध करता है। आखिरकार इस समय उसका फोकस करना बहुत जरूरी है, जिससे वो भी इस फॉर्मेशन के बारे में सीख पाए। एक एक करके कई मिनट्स निकल जाती हैं। गोल्डन डेकिंग ने एक आखिरी बीम को उस तीसरी लाइट बीम से रिप्लेस किया था। लगता है इस मोमेंट में बिग डिपर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई थी। तुरंत ही जिनलोंग का ऑरा कॉन्फिडेंस से भर जाता है। वो हंस के बोलते हैं अगर ये फॉर्मेशन अभी खुलने नहीं वाली। फिर गोल्डन डेकिंग की कोर्स नोट की आवाज के साथ उन 7 बीम्स में से एक डेजलिंग लाइट इरप्ट होती है। ये चकाचौंध करने वाली रोशनी जियान और गोल्डन डेकिंग को ढक के आसमान की तरफ ऊपर उठने लगी थी। फिर हम उन 7 अलग अलग रोशनियों को गोल गोल घूमते हुए देखते हैं। ये गोल्डन डेकिंग के सामने बना लेती है एक ट्रांसपेरेंट बैरियर को, जिसके आर पार जिनलोंग और जियान चले गए थे। अभी तक जियान अपने सामने उस ट्रांसपेरेंट वॉल को सेंस नहीं कर पाया था। अब वो फाइनली रियलाइज करता है कि ये कंसील्ड बैरियर है। फिर एक लाउड बैंग की आवाज के साथ वो 7 रोशनियां उस बैरियर में टकरा गई थी। लगता है इसकी वजह से वो बैरियर खुल गया था। फाइनली हमें दिखाया जाता है वो नजारा जो कि उस बैरियर के उस तरफ एग्जिस्ट करता था। जियान भी अपने ध्यान को इन गायब हो रही लाइट्स पे से हटा के सामने के रास्ते फोकस करता है। कुछ हल्के से पॉपिंग साउंड्स के साथ इसी मोमेंट में वो बैरियर कोई तरीके से गायब हो जाता है। फाइनली दूसरी तरफ की जमीन दिखाई देती। ये जगह पूरी पत्थर से बनी होती है और इसके बीच में एक गोलाकार का ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था। लेकिन इसमें भी जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान को आकर्षित करती है वो इसके बीचों बीच का एक हथेली के बराबर का ग्लो कर रहा स्टोन होता है। इसमें से एक ललचाने वाली अजीब सी रोशनी बाहर आ रही होती है, जिसकी वजह से चारों तरफ एक हल्की सी रोशनी की चादर फैली रहती है। उस मिस्टीरियस स्टोन को देख के जियान की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगती हैं। वो कहते हैं अगर मैं सही हूँ तो ये वही मीटेरॉइड है जिसके बारे में सीनियर यूजुआन ने बताया था। इस पत्थर की रेपुटेशन सच में लेजेंडरी होती है। यूजुआन के हिसाब से टियानम्यू क्लैन की स्ट्रेंथ और ज्वालिंग रॉयल फैमिली की पावर के पीछे इस पत्थर का ही हाथ है। जियान तब भी कॉशियस रहता है। वो अपने चारों तरफ फीके से टेरिफाइंग और को सेंस कर पा रहा था। वो जानता था कि इस चीज के करीब जाने से उसे कई डेंजर्स का सामना करना पड़ सकता है। अभी जियान उस पत्थर की बाउंड्री से जस्ट बाहर खड़ा होता है। गोल्डन डेकिंग जो कि उस बैरियर के खत्म होने के बाद फिर से जियान के कंधे के ऊपर आ गए होते हैं। उनकी गोल्डन नाकें इस पत्थर को देखती हैं। वो कहते हैं ये चीज मैं इसके फ्लॉज ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जियान कहते हैं सीनियर यूजुआन ने भी कहा था कि वो भी इस मिस्टीरियस मीटेरॉइड के पीछे की सच्चाई को नहीं जानते हैं। वो बस जानते थे कि ये चीज एंशिएंट और एक्सट्रीमली पावरफुल है। जिनलोंग इस पत्थर को दूसरी स्टडी करके बोलते हैं लगता है इस पत्थर के अंदर यूनिक सी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं। अगर इन्हें अच्छे से रिफाइन किया जाता है तो ये काफी फायदेमंद साबित होंगे। जिनलोंग ने नोट किया था। वो कहते हैं यूजुआन सच कह रहा था, ये स्टोन सच में मिस्टीरियस पावर को रखता है और ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट के उन मिस्टीरियस इफेक्ट्स के पीछे शायद यही कारण है। इसके जवाब में जियान कहता है लेकिन इस जगह की फ्लक्चुएशन बाहरी दुनिया से काफी कमजोर है। दोनों लोग जस्ट इस पत्थर को दुआ से ऑब्जर्व करने लगते हैं। तभी जियान की एम्परर रिंग में से एक लाल रंग की रोशनी बाहर आती है। ये इंटेंस क्रिम्सन लाइट एक बड़ी सी सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जियान को अपने सामने फ्लोट कर रही तलवार में से एक भूख महसूस होती है। अगर बात करिए है सोर्ड की तो इसे जियान ने इन्फर्नल कॉज फॉरेस्ट में हासिल किया था। भले ही चीज अभी डैमेज कंडीशन में हो, इसकी पावर को तभी अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। इसके इनकम्प्लीट स्टेट की वजह से अभी तक जियान इसे इस्तेमाल नहीं करता। वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इमोर्टल सोर्ड यहाँ पर रिएक्ट करेगी। फिर कुछ चीजों को सोचने के बाद जियान समझ जाता है कि स्टोर रिंग में से वो एजिटेशन वाली फीलिंग कहाँ से आ रही थी। तो इस जगह से खिंचाव इस तलवार को महसूस हो रहा होता है। अपने इनकम्प्लीट फॉर्म में भी सोर्ड इतनी पावरफुल होती है कि इस युद्ध का पूरा रुख बदला जा सकता है। अगर ये किसी दोषण लेवल के एक्सपर्ट के हाथ में लग जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ अपने सेम लेवल के लोगों से काफी ऊंची चली जाएगी। अपनी नजरों को मीटेरॉइड से और सोर्ड की तरफ लगाती हुई जियान कहता है इस सोर्ड की एनर्जी एक्टिवेट हो गई है। इस तलवार में से वाइब्रेशन आ रही होती है जो कि चुपचाप से इस मीटेरॉइड की डिमांड कर रही थी। भले ही जियान को इमोर्टल सोर्ड की असली पावर के बारे में ना पता हो, तब भी उसे ये तो पता ही था कि ये सोर्ड 3 इमोर्टल लेवल के पावर हाउस के खिलाफ इस्तेमाल करी गई है। फिर भले ही फ्रैक्चर हो चुकी हो, तब ये लोंगी के डर का कारण थी। जियान अपनी हैवी ज्वालर को पकड़ के बोलता
बोलता है, लोंगी इस तलवार की क्या कहानी है। लोंगी फ्रस्ट्रेटेड आवाज में कहते हैं, मुझसे ये मत पूछो। जब इस स्वॉर्ड को फोर्ज यानी कि बनाया गया था, बनाने वाले ने स्वॉर्ड को बहुत ही पावरफुल बनाना चाहा, लेकिन शुरुआत से इस स्वॉर्ड कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि स्वॉर्ड को पूरी पावर हासिल करने के लिए अब तक किसी चीज की जरूरत थी। फिर लोंगी उस फ्लोट करे स्टोन को देख के बोलते हैं, लगता है स्वॉर्ड उस मीटरॉइड को चाहती है। ये अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए उस मीटरॉइड को ऑब्जर्व करना चाहती होगी। ये सुन के जियान इमोर्टल स्वॉर्ड को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। उसे लगता था कि चीज अपने लिए सोच सकती है। वैसे जियान ने सुना होता है कि इमोर्टल स्वॉर्ड्स के पास अपनी स्पिरिट्स होती हैं, बस अब तक उसने ऐसा कुछ देखा नहीं था। उसके दिमाग में ये सब बातें चली रही होती हैं, तभी स्वॉर्ड में से एक और हमिंग की आवाज बाहर आती है। ऐसा लगता है जियान के दिमाग में एक मैसेज सेंड करना चाहती हो। तलवार की इच्छा को जान के जियान के चेहरे पे सरप्राइज एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहता है, लोंगी लगता है आप सही कह रहे थे, ये स्वॉर्ड सच में मीटरॉइड को ऑब्जर्व करना चाहती है। हर एक सेकंड के साथ उस स्वॉर्ड का ऑरा और भी पावरफुल होता जा रहा था। ऐसा लगता है इसे अपनी भूख अब संभाली नहीं जा रही है। एक मोमेंट तक सरप्राइज होने के बाद जियान अपने कंपोजर को फिर से हासिल कर लेता है। अभी वो इमोर्टल स्वॉर्ड जो कि एकदम फायरी रेड हो चुकी थी, हमें से एक ड्रैगन शेप शैडो को बाहर आते हुए देखते हैं। जब जियान कोर के और भी करीब जाने की कोशिश करता है, स्वॉर्ड का ऑरा और भी टेरिफाइंग होता जाता है। जियान खुद से कहता है, एक तलवार के लिए एक म्यान की भी जरूरत होती है। तो फिर इस स्वॉर्ड का स्कैबर्ड कहाँ पे गया? जहाँ से जियान ने इसे हासिल किया था वहाँ पे उसे इसका स्कैबर्ड नहीं दिखा था। तभी जियान के सामने फ्लोट कर स्वॉर्ड अचानक से हिलने लगती है। ये देख के जियान स्वॉर्ड को तुरंत ही टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि काफी जल्दी उसके और उस मीटरॉइड के बीच में 10 मीटर से भी कम का फासला रह जाएगा। गोल्डन डैकिंग अब भी जाके सीक्रेट्स को डिस्कवर नहीं कर पाते, लेकिन एक बात गुरु और चिल्ली दोनों के दिमाग में क्लियर होती है, जहाँ जितना कीमती खजाना छिपा होगा वहाँ खतरे भी उतने ही ज्यादा होंगे। जियान को स्वॉर्ड को पकड़े हुए लंबा समय नहीं हुआ होता, अचानक से वो उसमें से एक अजीब सी फ्लक्चुएशन सेंस करता है। ऐसी फ्लक्चुएशंस को उसने येन कोर्स वायरस में बिल्कुल सेंस नहीं किया था। जियान जैसे आग से खिलने पहले से तजुर्बा होता है, उसके शरीर में स्वॉर्ड से होके एक अजीब सी फायरी हीट फैलने लगती है। भले ही वो 23 तरह की हेवी फ्लेम्स की मर्जर को अपने शरीर के अंदर संभाल पाया हो, लेकिन इस हीट की इंटेंसिटी उसके लिए भी ज्यादा थी। काफी जल्दी वो तलवार जियान के शरीर से ऊर्जा को खींचने लगती है। जियान कहता है, डैम इट। अपनी सिचुएशन की ग्रेविटी रियलाइज करके जियान अपने हाथों को फड़फड़ाता है, जिससे तलवार उसके हाथ से छूट सके। लेकिन ऐसा लगता है स्वॉर्ड ने जियान से बॉन्ड कर लिया हो, ये बिल्कुल उसके हाथों से चिपकी रहती है। उसके मास्टर गोल्डन डैगिंग जियान को शांत करते हुए बोलते हैं, जियान तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो ऑब्जर्व करना चाहती है इसे करने दो। हैवी जॉन रूलर से लोंगी भी बोलते हैं, चलो देखते हैं कि कितनी पावर ऑब्जर्व कर पाती है। ऑल्दो जियान काफी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन जब वो सोचता है कि अभी तक गोल्डन डैगिंग ने उसे कोई भी गलत एडवाइस नहीं दी है, वो अपने मास्टर के ऊपर फिर से भरोसा करता है। फाइनली उसकी दुखी भी तलवार का विरोध करना बंद कर देती है। जैसे ही स्वॉर्ड को सिग्नल मिलता है, वो किसी ह्यूमंगस डिवावरिंग बीस्ट की तरह जियान की 23 हेवी फ्लेम्स के मर्जर को अपनी तरफ खींचने लगी थी। जिन लोग कहते हैं ये कोर एरिया होना चाहिए, लेकिन तब भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचने के लिए तुम उस कॉन्क को बाहर निकालो। गोल्डन ड्रैगन किंग के इंस्ट्रक्शंस को सुन के जियान उस संघ को बाहर निकाल लेता है, जिसका नाम होता है वॉइस ऑफ द सी। ये मोटर स्वॉर्ड जियान की दुखी को कुछ और सेकंड्स तक सोखती रहती है। जब उसे महसूस होता है कि उसकी आधी एनर्जी चली गई है, तभी स्वॉर्ड ने रुकने के साइन शो करे थे। तलवार में से बाहर आने लगती है 23 तरह की अलग रोशनियां, जो कि जियान की फ्लेम के एसेंस को रिप्रेजेंट करती थी। गोल्डन डैकिंग हंसते हुए बोलते, क्योंकि तुम फुल हो चुकी हो तो चलो काम पे लग जाओ। जिल्लों की बात को सुन के जियान का ध्यान जाता है स्वॉर्ड के ऊपर। उसने इसे मोटे स्वॉर्ड को और भी कस के पकड़ लिया था। जैसे ही स्वॉर्ड वाइब्रेट होकर दीवार से जियान की स्टोरेज में जाने की कोशिश करती है, वो तुरंत ही उसके रास्ते को ब्लॉक कर लेता है। अपनी मुट्ठी को और भी टाइट करते हुए जियान कहता है, क्या तुम मेरी ऊर्जा को लेकर इतनी आसानी से भागना चाहती हो? इमोर्टल स्वॉर्ड जियान के अंदर की भावनाओं को महसूस करके तुरंत एकदम स्ट्रगल करना बंद कर देती है। ऐसा लगता है वो जमीन पर लौटना चाहती हो। इस चीज को बच्चों की तरह बर्ताव करती हुए देख जियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अच्छी बात है कि उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग मौजूद थे। वो हंस के बोलते, हाँ लगता है यहाँ पे किसी को वो स्टोन पसंद है। अगर तुम हमारी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हें वो स्टोन दे दूंगा। तुरंत ही स्वॉर्ड में से एक इंटेंस ऑरा इरप्ट हुआ था। अंदर से एक आवाज आती है, सच में? जियान तुरंत ही इमोर्टल स्वॉर्ड की एंटिसिपेशन को महसूस कर पाता है। फाइनली वो अपने मास्टर और इस स्वॉर्ड के साथ इस फॉरबिडन एरिया की सीक्रेट्स को जानने के लिए तैयार हो गया था। उस तलवार में से बाहर आई आवाज को सुन के गोल्डन डैकिंग कुछ का सरप्राइज नहीं हुए होते। जब वो कहती है, सच में? जिल्लोंग बोलते हैं, बिल्कुल। और चीज गोल्डन डैकिंग के लिए नई नहीं थी, लेकिन जियान के लिए नहीं कहा जा सकता। वो एक सरप्राइज आवाज में बोलता है, क्या एक इमोर्टल वेपन स्पिरिट है? उस इमोर्टल स्वॉर्ड में से फिर से आवाज बाहर आती है। वो कहती है, अगर मैं सच में एक स्वॉर्ड स्पिरिट होती तो सही होता, लेकिन ऐसा
है नहीं। तभी हैवी जोन से बाहर आके लोंगी बोलते हैं ये सोर्ड स्पिरिट नहीं बल्कि एक बची हुई फोर्स है। लोंगी कहते हैं अगर इमोर्टल सोर्ड के अंदर सोर्ड स्पिरिट होती तो वो तीनों दोशियन लेवल के एक्सपर्ट्स मुझे इसकी सोर्ड स्पिरिट बनाने की कोशिश क्यों करते। लोंगी की आवाज को सुन के उस इमोर्टल सोर्ड में से फिर से एक आवाज बाहर आई थी। वो आवाज कहती है फ्लेम ड्रैगन, लगता है तुम्हारी किस्मत में और भी जीना बचा था। लोंगी कहते हैं हम, तुम बस उन एक्सपर्ट्स की बची हुई स्ट्रेंथ हो जिसका इस्तेमाल उन तीनों ने तब किया था। इस बात से सोर्ड इनकार नहीं करती। वो कहती है हाँ मैं बस एक रेमिनेंट विल हूँ, मेरा काम है सोर्ड को ऐसे इंसान के हाथ में पहुंचाना जो उसकी ट्रू पोटेंशियल को अनलीज कर सके। लोंगी कहते हैं और वो है जियान। क्यों? वो सोर्ड बोलती है जियान। लोंगी कहते हैं क्यों, क्या इसमें कोई इशू है? इसके जवाब में सोर्ड बोलती है भले इस लड़की की फ्लेम सोर्ड की एनर्जी से मेल खाती हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस इमोर्टल सोर्ड का मास्टर है। हवा में फिर से टेंशन को बनती हुई गोल्डन डेकिंग कहते हैं ठीक है अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं। गोल्डन डेकिंग से तलवार के अंदर ये आवाज कहती है तुम अपने प्रॉमिस को भूलना मत। वो स्टोन। जिलोंग बड़े आराम से कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, भले ही सोर्ड स्पिरिट ये सेंस नहीं कर पा रही हो लेकिन जिलोंग सेंस कर पाते हैं कि उस पत्थर के ऊपर जो कुछ ड्रॉपलेट्स बनी है उन बूंदों में असली माल छिपा हुआ है। वो सोर्ड जियान से कहती है अपनी पावर को चैनल करो। जियान बिना हेजिटेशन के अपनी दुगी को सोर्ड के अंदर पहुंचाने लगता है। उस सोर्ड में से तुरंत ही तेज रोशनी बाहर आई थी। जियान की इस नई एनर्जी की वजह से वो सोर्ड उस बैरियर को नोटिस कर पाती है जो कि उस पत्थर के चारों तरफ मौजूद था। वो स्पिरिट कहती है उस मीटेरॉइड के चारों तरफ का 10 मीटर का एरिया एक अजीब से स्पेशल बैरियर से प्रोटेक्टेड है, हमें इसे काफी केयरफुली डील करना होगा। जियान उस मीटेरॉइड को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नजरों को आकर्षित करती है बूंदे जो कि उस चमकते हुए पत्थर से होते हुए नीचे के एक गड्ढे में गिर रही होती है। जब वो बूंद उस बेसन में टपकती थी उसमें से एक प्योर ऑरा फैलता था। जियान की नजरों को देख के जिलोंग कहते हैं ये वाटर ऑफ लाइफ है, ये ड्रॉपलेट सिर्फ एनर्जी से नहीं बने होते बल्कि इन बूंदों के अंदर अपनी एक जिंदगी मौजूद है। ऑफ कोर्स जियान को उसके बारे में पता नहीं होता। वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर ये क्या चीज है। उन बूंदों का ऑरा जियान को एकदम लाइफ गिविंग लग रहा था, ये उसके समझ के बाहर था। उस चीज से 10-11 मीटर दूर खड़े होने के बाद भी जियान फील करता है कि उसकी दुगी जो कि इमोर्टल सोर्ड को देने की वजह से खाली हो गई होती है वो अपने आप ही रिकवर करने की कोशिश कर रही है। और तो अब तक उसने जो भी इंजरीज का सामना किया होता है वो भी अपने आप ठीक होने लगती है। वो इमोर्टल सोर्ड जिसके पास अब 23 रंग होते हैं वो जान जाती है कि जियान को इस चीज के बारे में मालूम पड़ गया है। वो सोर्ड कहती है तुमने इसे देख लिया। तुरंत ही जिलोंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। उन्होंने लगभग इस मीटेरॉइड की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। बिना किसी डाउट के ये पत्थर इस जगह का सबसे कीमती ट्रेजर है। गोल्डन डेकिंग तुरंत ही चिल्ला के बोलते लोंगी एक्शन लो। लोंगी जो कि हैवी जोन रूलर से बाहर आ चुके थे वो तुरंत ही अपने सिर को ऊपर उठा के तेज से दाढ़ लगाते हैं। अपने मास्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन में इस तरह से बदलाव को देख के जियान समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। लगता है जिस पत्थर को इस सोर्ड को देने की बात करी गई थी वो पत्थर सच में बेशकीमती है। जियान अपने हाथ को तुरंत ही सोर्ड से हटाने की कोशिश करता है जिससे इमोर्टल सोर्ड उसकी और भी दुगी को ऑब्जर्व ना कर सके लेकिन वो पाता है फिर से उसके हाथ इस तलवार से दूर नहीं हो पा रहे हैं। वो चिल्ला के बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जियान के कानों में बगल से एक अजीब सी आवाज जाती है। वो आवाज कहती है नौजवान मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा शरीर चाहिए। तुरंत एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उस तलवार से होकर जियान के दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश करने लगती है और जियान तुरंत ही समझ जाता है कि इसका इरादा क्या है। वेल समझ तो आप सब भी गए होंगे और जिन्हें समझ में नहीं आया है उनके लिए जरा कमेंट्स में लिख के बताओ जिनसे उन हेलगार्डन फैमिली के मेंबर्स को भी कॉमन सेंस का एक सेंस आ जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सोर्ड स्पिरिट सच में जियान की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पाएगी। वैसे ये सोर्ड स्पिरिट नहीं है बल्कि उन दोशियन लेवल की एनर्जी है जिन्होंने इसे सोर्ड के अंदर छोड़ दिया था। अगर आप सच में जानना चाहते हो आगे क्या होगा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रख लो जैसे वीडियो को रिलीज होती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को वेट नहीं हो रहा होगा तो उनके लिए अवेलेबल है हमारा अर्ली एक्सेस का फीचर जिसे चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन के एंजॉय किया जा सकता है। जैसे हम शाम को नया वीडियो प्रिपेयर करते हैं वो मेंबरशिप के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाता है। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।